हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एक नया चैप्टर और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। ये क्लास 12th में भी हमारे बहुत काम आता है और CUET में भी बहुत काम का चैप्टर है। CUET के अलावा भी अगर आप कोई एग्ज़ाम, जैसे आप BBA पढ़ रहे हों, BCom पढ़ रहे हों, हर जगह ये चैप्टर आपके काम आने वाला है। और इस चैप्टर का नाम है, पेन कर देते हैं चेंज और चलिए जी। तो बेटे चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बात करते हैं इस चैप्टर की। अब इस चैप्टर पे आने से पहले आप में से हर बच्चे ने एक टर्म ज़रूर सुनी होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करेक्ट, आई होप सबने सुना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन बेटे अभी तक आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सुना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, दूसरा आपका प्यारा नाम, जाना पहचाना नाम, बैलेंस शीट। लेकिन जब हम एक कंपनी की बात करते हैं, जब हम एक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे होते हैं, तो बेटे लिमिटेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट और बनाया जाता है जिसका नाम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। करेक्ट, एक ये स्टेटमेंट और बनाया जाता है। अब ये स्टेटमेंट हमें क्या बताता है और ये क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। आप एक छोटा सा एक एग्जांपल लीजिए कि सपोज करिए कि मेरे पास 20 लाख रुपीज़ कैश में रखे हैं। ठीक, तो बेटे जितना ये 20 लाख रुपीज़ होना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही उसका सोर्स पता होना भी इम्पॉर्टेंट है कि ये 20 लाख रुपीज़ मेरे पास आया कहाँ से। इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश भी हमें पता होना ज़रूरी है। इसी इनफ्लो आउटफ्लो को बताने के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। करेक्ट, पूरा डिटेल में इसकी बात करेंगे अभी। कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई होता है AS3 रिवाइज्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अप्लाई होता है। और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दो मेथड होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के। वन इज डायरेक्ट मेथड एंड अनदर इज इनडायरेक्ट मेथड। करेक्ट, अब हमारा जो बैच है, हमारा जो पढ़ाने का फोकस एरिया है, वो मेनली 2 एग्जाम्स पर है, क्लास 12th और CUET। अब CUET आप सभी को पहले से पता है कि CUET पूरी तरीके से बेस्ड है NCERT पे। और बेटे एज पर NCERT हम जो मेथड फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो हम जो बनाना सीखेंगे, हम जो पढ़ेंगे, वो हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। और अगर आप डायरेक्ट मेथड की बात करें, तो अगर आप में से कोई बच्चा CA/CS की पढ़ाई कर रहा है, तो CA/CS में डायरेक्ट मेथड बताया जाता है। क्लियर, तो हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, और कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। अब आते हैं कि सर हमने ये तो पढ़ लिया कि CFS नाम का एक स्टेटमेंट होता है, लेकिन सर ये तो बताइए ये CFS क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। भाई आपने ये बता दिया कि हमारे पास अगर कैश है तो जितना इम्पॉर्टेंट कैश होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट उसका सोर्स भी होता है कि वो कैश कहाँ से आया मेरे पास। करेक्ट, तो बेटे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट is prepared to know
the inflow and outflow of cash and cash equivalents। सर ये क्या होता है? बेटे ये स्टेटमेंट हमें ये तो बताता है कि हमारे पास कैश कहाँ से आया, कहाँ से गया। देखिए प्रॉफिट बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितना आपका प्रॉफिट हो उतना आपके पास कैश भी हो। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो फोकस है किसके ऊपर? कैश के ऊपर। अब कैश के साथ साथ एक हमारी डेफिनेशन ये कहती है AS3 की कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की हम बात कर रहे हैं। कैश और कैश के जैसा, जो कैश नहीं है लेकिन कैश के जैसा है। तो आप सोच कर देखिए कि कैश के जैसा कौन है। कैश के जैसा एक तो है आपका बैंक बैलेंस, ठीक, और दूसरा है हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हमारी करंट इन्वेस्टमेंट, ये जो चीज़ें हैं ये हमारी कैश तो नहीं है, लेकिन ये कैश से कम भी नहीं है, क्योंकि ये कभी भी कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि हमारे पास कैश, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट इन्वेस्टमेंट, इनमें इनफ्लो कहाँ से हुआ, पैसा आया कहाँ से, और आउटफ्लो कहाँ हुआ, पैसा गया कहाँ पर। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या देखते हैं? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। करेक्ट। थोड़ा और डिटेल में चलेंगे अभी। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब जब हम क्या देख रहे होते हैं? इनफ्लो एंड आउटफ्लो देख रहे होते हैं। पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ पर गया। जब हम इनफ्लो और आउटफ्लो की बात कर रहे होते हैं तो अब ध्यान से समझिएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को वी डिवाइड इन 3 एक्टिविटीज। देयर आर 3 एक्टिविटीज। यानी कि आप ये मानिए मेरे पास जो कैश है वो 3 अलग अलग सोर्सेज से आ सकता है, या 3 अलग अलग सोर्सेज में मेरे पास से पैसा जा सकता है। करेक्ट। और उसे हमने क्लासिफाई कैसे किया है? फर्स्ट को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड को बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड को बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। करेक्ट। अब पहले मैं इनकी बात करता हूं। सर ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी? क्या होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी? मेरे पास पैसा आया या गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बेटे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है जो मेरा बिजनेस ऑपरेशन है, जो मेरी मेन कोर एक्टिविटी है, जो मेरी मेन बिजनेस एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल कि इफ़ यू हैव अ फर्नीचर बिजनेस, तो फर्नीचर बिजनेस से कितने पैसे आए, फर्नीचर बिजनेस में कितने पैसे गए। दैट मीन्स डेली गुड्स खरीदना, बेचना, डेटर्स से पैसे रिकवर करना, क्रेडिटर को पैसे देना, आउटस्टैंडिंग। इट मीन्स यू कैन से योर डेली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो आपके बिजनेस की, जो आपकी बिजनेस की एक्टिविटी है। अगर बिजनेस की एक्टिविटी से पैसा आपके पास आता है या आपके पास से जाता है, तो वो आप कहाँ लिखेंगे? वो आप लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। इन्वेस्टिंग, आप सोच कर देखिए, आप इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? आप किसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट? मैंने 20 लाख रुपीस की मशीन में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, मैंने बिल्डिंग में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो बेटे इन्वेस्टमेंट हम बोलते हैं किसको? जब हम मोस्टली अपनी फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे होते हैं, या तो फिक्स्ड एसेट की बात कर रहे होते हैं या हम बात कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट की। सपोज करिए कि मेरे पास 20 लाख रुपीस हैं
और आप मुझसे पूछते हैं कि सर ये 20 लाख रुपीस कहाँ से आए। मैंने कहा बेटे मैंने गुड सेल करा था और गुड सेल करके मेरे पास 20 लाख रुपीस आए। तो ये 20 लाख रुपीस क्या है, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। अगर मेरे पास कहीं से पैसा आया या गया तो ये भी हो सकता है, क्या पता वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से आया हो। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास 20 लाख रुपीस थे, आपने पूछा सर ये पैसे कहाँ से आए। मैंने कहा बेटे मैंने ना अपनी एक फिक्स एसेट सेल आउट कर दी है, एक फिक्स एसेट मैंने अपनी बेच दी है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, वो मैंने सेल आउट कर दी है और उससे मेरे पास पैसे आए हैं। करेक्ट। तो बेटे सिंपल सी एक बात है, देखो मेरे पास पैसे रखे हैं, ये चैप्टर कहता है कि यू हैव द कैश बैलेंस बट यू शुड डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ कैश, कि वो सोर्स ऑफ कैश क्या है, कि वो पैसे जो आपके पास रखे हैं वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आए हैं, आपके डेली बिजनेस से आए हैं, या आपने कोई एसेट सेल आउट करी है उससे आए हैं, या बेटे ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास 20 लाख रुपीस हो और आप मुझसे पूछे कि सर ये 20 लाख रुपीस कहाँ से आए। मैंने कहा भाई मैंने ना 20 लाख रुपीस बोरो करे हैं। क्या करें, बोरो करें हैं मैंने, ये भी हो सकता है। तो यानी कि अगर मैं कहीं से बोरो करता हूँ, मैं कहीं शेयर्स इशू करता हूँ, तो ये सब कहाँ पर आता है, हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इट मीन्स अभी मैंने ब्रॉडली बस क्लासीफाई किया है। अभी देखिए मेरी क्लास में आप लोगों को पता है कि पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी मैं आपको पूरा इसका जो स्टडी मटेरियल है वो भी दिखाऊंगा और उसके बाद हम लोग आज इसके MCQs भी डिस्कस करेंगे। करेक्ट। तो सिंपल सी बात, द कैश फ्लो स्टेटमेंट विल बी डिवाइडेड इन 3 एक्टिविटीज। द कैश मे बी, द इनफ्लो ऑफ द कैश मे बी from the operating activity, from the investing activity or from the financing activity. Now we will discuss in detail what is the investing activity, what is the financing activity. So let's come to the point. This is the cash flow statement. If we talk about the cash flow statement, so read with me. The cash flow statement provides information about the historical changes. हिस्टोरिकल चेंजेस यानी कि पास्ट में जो चेंजेस हुए हैं, जो चेंजेस कब हुए हैं, पास्ट में। किसमें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ एन एंटरप्राइज बाय क्लासिफाइंग कैश फ्लोज इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट कितनी एक्टिविटी में डिवाइड होता है, 3 एक्टिविटीज में डिवाइड होता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS 3 बनता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। क्लियर बेटे, ये सारे पॉइंट्स पर MCQs बनते हैं, सारे पॉइंट्स में से कहीं से भी आपके लिए MCQ पूछा जा सकता है। क्लियर। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। अब आते हैं कि सर ये जो आपने भी लिखा था, व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, एक बार इसको रीड करते हैं। बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में तो ये आ ही जाता है काफ़ी। व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर एक्चुअल कैश। तो एक तो एक्चुअल कैश होता है ऑन हैंड एंड सिक्योरिटीज दैट आर सिमिलर टू कैश। वो चीज़ें जो कैश तो नहीं है लेकिन कैश के जैसी हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंट। देखो इक्विवेलेंट का मतलब सबको पता है, इक्विवेलेंट का मतलब बराबर। तो इस चैप्टर के अंदर हम कैश और कैश के जैसी चीज़ों की बात कर रहे हैं। क्या क्या आता है इसके अंदर, कैश इन हैंड आता है, बैंक बैलेंस आता है, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटीज आती हैं और करंट इन्वेस्टमेंट आती हैं। ये वो सब चीज़ें हैं जो कैश नहीं है लेकिन कैश के बराबर हैं। दैट मीन्स दे आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, कि जब चाहें आप इन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक की बात भी आपको क्लियर है। आगे चलते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम कितने पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं 3 एक्टिविटीज़ में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है। देखिए इस टाइम आपकी स्क्रीन पर है बिल्कुल डिटेल में हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखिए
ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब जो हमारे डेली बिजनेस ऑपरेशन से पैसे आ रहे हैं या पैसे हमारे पास से जा रहे हैं। तो देखिए जरा, पहले हम आते हैं इनफ्लो पे। हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं? तो कैश रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स। आपका जो भी बिजनेस है, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो फर्नीचर को सेल आउट करके मेरे पास जो भी इनफ्लो आता है, किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टीचिंग यू, तो टीचिंग टू यू इज माई कोर बिजनेस एक्टिविटी, ये मेरी बिजनेस एक्टिविटी है। तो इसको करने से जो पैसे मेरे पास आ रहे हैं वो भी किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। कैश रिसिप्ट फ्रॉम द रॉयल्टीज, फीस, कमीशंस एंड अदर रेवेन्यूज। रॉयल्टी, जैसे कि आपके पास कोई इनटेंजिबल प्रॉपर्टी और वो आपने किसी को दे दी है, तो उससे जो रॉयल्टी आपके पास आती है, जो रॉयल्टी इनकम आपको हो रही है, वो भी यहाँ पर आती है। आप एक सपोज करिए आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको फीस मिलती है। आप एक स्टॉक ब्रोकर हैं, आपको कमीशन मिलती है। तो जो भी आपकी कोर एक्टिविटी से होने वाली इनकम है, जो आपकी मेन एक्टिविटी से होने वाली इनकम है, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनफ्लो। करेक्ट। आउटफ्लो, कहाँ कहाँ पर हमारे पैसे खर्च होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होते हैं? देखिए, कैश पेमेंट टू दी सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। करेक्ट। कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि सैलरी, वेजेस आप जो भी पे कर रहे हैं। कैश पेमेंट टू इंश्योरेंस, आपने कोई प्रीमियम वगैरह पे करा है, कोई क्लेम, कोई ये सब चीज़ें पे करी हैं। कैश पेमेंट ऑफ द इनकम टैक्स, तो ये सब चीज़ें किसका पार्ट होती है हमारी? ये सब चीज़ें हमारे पार्ट होती हैं आपकी आउटफ्लो का, आउटफ्लो फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सिंपल है, अब तक आपने जितना भी 11th-12th क्लास में लेवल पर पढ़ा है वो सब आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जहाँ भी आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी से पैसे आते हैं वो इनफ्लो, और जहाँ पर जाते हैं वो आउटफ्लो। ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपकी कौन सी एक्टिविटी है। ये है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अच्छे से आपको समझनी चाहिए। देखिए, अब इसके अंदर क्या क्या था, जो मैं मार्क कर रहा हूँ बस वो आप मार्क करिएगा अपने पास, वो नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। फिक्स्ड एसेट्स, करेक्ट। फिक्स्ड एसेट से पैसे आए आपके पास, आपने सेल आउट कर दी। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस, आपने किसी को लोन दिया हुआ था तो वो आपके लिए एसेट है, उससे पैसे वापस आ गए, इसका पार्ट हो गया। उसके बाद आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, आपके पास क्या है? इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट। चाहे आपने शेयर्स में लगा रखे हैं पैसे, बेटे शेयर्स जैसे ही एक डॉक्यूमेंट होते हैं, वारंट्स, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट यानी कि डिबेंचर एटसेट्रा, कहीं पर भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो यानी कि फिक्स्ड एसेट सेल कर दी, किसी लोन की रिकवरी हो गई, कोई इन्वेस्टमेंट मैंने सेल आउट कर दी। उसके अलावा देखिए, जब आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, वहाँ से आपको डिविडेंड मिल सकता है, और अगर आपने सपोज करिए कहीं किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा है तो आपको रेंट भी रिसीव्ड हो सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्या क्या आता है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगर आप अपनी फिक्स्ड एसेट सेल कर दें तो भी यहाँ पर आएगा, इन्वेस्टमेंट सेल कर दें तो भी यहाँ पर आएगा, जो लोन आपने दिया हुआ है उस लोन की रिकवरी हो जाए तो भी यहाँ पर आएगी। अगर आपने कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं, उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है और रेंट मिल रहा है, ये तीनों भी यहाँ पर आएंगे। यानी कि जहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट की है उससे जो भी रिटर्न आएगी वो भी किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। भाई फॉर एग्जांपल, भाई बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने एक एफडी करा रखी है, फिक्स्ड डिपॉजिट करा रखा है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। उस फिक्स्ड डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। और बेटे इन्हीं सब का अपोजिट, अगर आप फिक्स्ड एसेट परचेज कर लेते हैं तो आउटफ्लो, अगर आप किसी को लोन दे देते हैं तो आउटफ्लो, अगर आप इन्वेस्टमेंट परचेज कर देते हैं तो आउटफ्लो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो भी आउटफ्लो। इंटरेस्ट की रिसिप्ट, इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना, रेंट मिलना,
दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन इंटरेस्ट देना, डिविडेंड देना, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो भी थर्ड वन आपके सामने आने वाली है। करेक्ट। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखिए फाइनेंसिंग में क्या होता है। फाइनेंसिंग बेटा इस फाइनेंस के सोर्स दो ही हैं। एक तो है इक्विटी, इक्विटी मतलब ऑनर का पैसा, मालिक का पैसा, और दूसरा है डेप्ट। तो इक्विटी और डेप्ट, इक्विटी से और डेप्ट से, मालिक के पैसे से और उधार से, जो भी पैसा आपके पास आता है या जो भी पैसा आपके पास से जाता है वो किसका पार्ट होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। आप किसी भी टाइप का लोन ले लेते हैं, आप शेयर इशू कर देते हैं, एवरीथिंग विल बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखिए आपने इशू करे हैं, इशूइंग शेयर्स, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हों, प्रेफरेंस शेयर्स हों, आपने डिबेंचर इशू करे हैं, लोन लिया है, बॉन्ड सेल करें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग करी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग करी है, तो एनी टाइप ऑफ बोरोइंग, एनी टाइप ऑफ शेयर विल बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इसका उल्टा, अगर आपने शेयर्स इशू करे हैं तो यहाँ पर, और अगर उनका रीपेमेंट कर दिया है, उनके पैसे वापस कर दिए, लो भाई शेयर होल्डर अपने पैसे वापस ले जाओ, तो वो आपका आउटफ्लो का पार्ट होगा। उसके बाद आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखिए, रेंट मिलना, सॉरी इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना किसका पार्ट था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मिलना। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये किसका पार्ट होगा, ये पार्ट होगा फाइनेंसिंग का। भाई सिंपल है, अगर मैं किसी से बोरो करता हूँ, मेरे लिए वो लोन है, तो वो किसका पार्ट है, वो किसका पार्ट है, वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो उस बोरोइंग पर जो हम इंटरेस्ट देंगे वो भी किसका पार्ट है, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज नो फ्लो। मतलब जैसे हम मानते हैं कि ना तो इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ, तो नो फ्लो क्या होता है जी। बेटे हमने अभी पढ़ा था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे हम मानते हैं नो फ्लो। ना तो मेरे पास से गया, ना मेरे पास पैसा आया। भैया आप 2 मिनट के लिए मानकर चलिए कि अगर आप बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, 10,000 रुपीज़ आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो आप सोच कर देखिए आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस तो सेम रहा, 10,000 कैश में से कम हो गए, बैंक में ऐड हो गए। तो अगर आपस में ट्रांजैक्शन अमंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर कॉल्ड एज नो फ्लो, उसे हम बोलते हैं नो फ्लो। ना तो पैसे आए, ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कुछ ऐड हुआ, ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से कुछ माइनस हुआ। जैसे कि अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर दें, बैंक से विड्रॉ कर लें, या परचेज या सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी करते हैं, तो इसको हम किसकी कैटेगरी में लेकर आते हैं, नो फ्लो की कैटेगरी में लाते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बेटे हमारे जो सबसे ज़्यादा MCQs आते हैं वो इसी बात पे आते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया होगा और आपसे पूछा होगा कि ये इनफ्लो है, आउटफ्लो है या नो फ्लो है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई इनफ्लो या आउटफ्लो आपको गिवन होगा और फिर आपसे पूछा गया होगा कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर। चलिए अब इसकी हम करेंगे एक वर्कशीट, तो बी रेडी फॉर द वर्कशीट। हम लोग मिल के करेंगे इस वर्कशीट को। चलिए जी, अब हम आते हैं जरा इसकी वर्कशीट पे, और एक छोटी सी वर्कशीट बस ये चेक करने के लिए कि हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहली बात, एक इन्फॉर्मेटिव बात, सबसे पहला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आप मेरे साथ साथ रीड करिए। इसको एक ऐसे ही लीजिएगा आप कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक। तो आप पहले मैं आपको एक छोटा सा कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दूंगा जिसमें आप रीड कर पाएँ क्वेश्चन को, और फिर हम उसके आंसर पर डिस्कशन करेंगे। चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ। जो हम कैश फ्लो बना रहे हैं वो हम लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं, मीडियम रेंज के लिए बनाते हैं, शॉर्ट रेंज के लिए बनाते हैं, या वेरी लॉन्ग रेंज के लिए बनाते हैं। तो बेटा आंसर इज हम बनाते हैं शॉर्ट रेंज के लिए। यानी कि हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वो जो हमारा 1 ईयर का जो डेटा होता है, 1 ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, 1 ईयर की जो बैलेंस शीट होती है, हम उसके बेस पर बनाते हैं। तो यानी कि ये 1 ईयर का जो डेटा होता है वो 1 ईयर का डेटा किस में आता है,
आपका शॉर्ट रेंज की कैटेगरी में आता है। क्लियर? तो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ कैश? आराम से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ कैश। हमारे बेटे सोर्स क्या होता है? हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? पढ़िए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये आप लोगों ने पढ़ा, अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये है नो फ्लो, करेक्ट। कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, ये भी क्या है? फिलहाल नो फ्लो। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर 8,000, ये है हमारे पास, कहीं ना कहीं हमारे पास कैश आ रहा होगा। और सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये भी क्या है? नो फ्लो। तो हमारे पास पैसे कहाँ से आ रहे होंगे? सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹8,000। चाहे हमने 10 वाला गुड्स 8,000 में सेल करा, एटलीस्ट हमारे पास 8,000 रुपीज़ का कैश आया तो होगा। बेटे ये तीनों अगर मैं आपको नहीं बताता कि नो फ्लो नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो आप सोचते हैं कि मैंने बैंक से पैसे विड्रॉ करे हैं तो ये भी तो इनफ्लो हो रहा है, ये भी तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ कैश? बताइए, सोर्स की बात हो रही है बेटे। सोर्स, पैसा मेरे पास आएगा कहाँ से? जरा देखिए, अगर आप शेयर इशू करते हैं तो पैसा आएगा? यस, बिल्कुल आएगा, ये तो सोर्स है। अगर आप परचेज ऑफ मशीन करते हैं तो आप जरा देखिए कि क्या आपके पास पैसा आएगा या आपके पास से पैसा जाएगा। तो भाई परचेज ऑफ मशीन जो है ये सोर्स नहीं है, ये क्या है? ये है एप्लीकेशन ऑफ कैश, यूज ऑफ कैश है, एप्लीकेशन ऑफ कैश। यानी कि आप कह सकते हैं ये है आउटफ्लो, इसमें हमारे पास से पैसा जाएगा। सेल ऑफ एसेट, ये भी इनफ्लो है, ये भी सोर्स है, हमारे पास पैसा आएगा। और डिविडेंड रिसीव होना, ये भी क्या है? इनफ्लो है, ये भी हमारे पास पैसा आएगा। तो बेटे इन तीनों से होगा इनफ्लो, इनफ्लो और इनफ्लो। तो इसका मतलब यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ कैश, तो आंसर इज बी। बी इज नॉट अ सोर्स ऑफ कैश, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ कैश। ये एप्लीकेशन है, ये यूज है किसका? कैश का। क्लियर? आगे चलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी अभी हमने पढ़ा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम किसको बोलते हैं? हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं जो हमारे बिजनेस की डेली एक्टिविटी होती है, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जरा देखिए, तो क्या होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी? बेटे परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, कंपनी ने अपने खुद के डिबेंचर खरीद लिए। सर डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर होते हैं हमारे लोन डॉक्यूमेंट। जब हम पब्लिक से लोन लेते हैं और बदले में डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो उनको हम बोलते हैं डिबेंचर। ऑल्दो हमारी एक पूरी अलग से यूनिट है डिबेंचर, उसमें आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा डिबेंचर क्या होते हैं। तो बेटे परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, अब किसी भी कंपनी का काम रोज रोज ये थोड़ी होगा कंपनी अपने खुद के डिबेंचर खरीदती रहे, अपने खुद के डिबेंचर बेचती रहे, यही काम थोड़ी होता है कंपनी के पास। तो क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताना है। तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। सेल ऑफ फिक्स एसेट, बेटे फिक्स एसेट बेचना, मैं रोज रोज अपनी मशीनें बेचता रहता हूँ क्या? रोज बिल्डिंग बेच देता हूँ, रोज मशीनें बेच देता हूँ, ठीक है। और कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है क्या पता सर उसका मशीन का ही काम हो, तो बेटे अगर मशीन का काम होगा तो वो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी उसकी, ठीक है, तो वो उसको फिक्स एसेट नहीं बोलेगा। इंटरेस्ट पेड ऑन दी टर्म डिपॉजिट बाय अ बैंक। आप आराम से सोचिए, इंटरेस्ट पेड ऑन द टर्म डिपॉजिट बाय अ बैंक, बैंक पे कर रहा है। इंटरेस्ट पे करना बैंक के लिए, भाई इंटरेस्ट बैंक तो रोज पे करता है, इतने सारे उसके कस्टमर होते हैं, उन लोगों को वो इंटरेस्ट पे करता है। तो बेटे बैंक के लिए सी विल बी दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि इशू ऑफ इक्विटी शेयर ये भी नहीं है, किसका पार्ट है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो ये क्या है? अगर एक बैंक अपने डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट पे करेगा तो वो इंटरेस्ट किसका पार्ट होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज, पढ़िए, इसमें से भी बताइए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कौन सा एग्जाम्पल है। कैश रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, आई थिंक यही है, आप बाकी भी रीड करके देख सकते हैं। सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरेस्ट मिलना, इंटरेस्ट रिसीव होना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और इशू ऑफ डिबेंचर, किसी से लोन लेना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो बेटे हमारी एक्टिविटी का पार्ट क्या है, रोज अपने गुड्स बेचो, रोज अपने गुड्स खरीदो, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें से बताते हैं। देखिए जी, इशू ऑफ शेयर्स, सर ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। परचेज ऑफ मशीन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो परचेज ऑफ इन्वेंट्री, जिसमें मेरा बिजनेस है, वो चीज खरीदना किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आपको बताना है इनमें से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल कौन सा है। तो देखिए डिबेंचर, अभी मैंने आपको बता दिया डिबेंचर लोन डॉक्यूमेंट होते हैं, लोन होता है। और बेटे लोन लेना और उसी लोन को वापस करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो ये पार्ट हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, आपने लोन लिया था, उसका पेमेंट कर दिया, वो भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कैश, ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, क्योंकि ये आपके बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट है, आप रोज गुड्स खरीदते होगे, रोज गुड्स बेचते होगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेल कर दी है एक नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। बेटे देखो एक वर्ड है यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल, मैं नॉन को छुपा देता हूँ। फाइनेंशियल एंटरप्राइज तो वो होती है जिसका काम ही इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट बेचना होता है। बेटे नॉन फाइनेंशियल, जैसे मान लो आप और मैं हैं, हम नॉन फाइनेंशियल हैं, हमारा पैसों में कोई बिजनेस नहीं है, मतलब हमारा काम लोगों से पैसे लेना, लोगों को पैसे उधार देना, इन्वेस्टमेंट करना, ये नहीं है, हमारा कोई और काम हो सकता है। तो हम कौन है, नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज हैं। तो नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज जब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करती है तो वो उसके लिए किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो दिस विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज, पढ़िए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेशन, तो बेटा ये तो हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कमीशन रिसीव, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ कैश फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और डिविडेंड पे करना इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटा अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि डिविडेंड क्या होता है, तो कंपनी के प्रॉफिट का वो पोर्शन जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्लियर। उसके बाद आगे आते हैं, तो बेटा इसका आंसर हो गया हमारा सी। आगे चलते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज, तो मैंने देखो आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स कराए, कुछ इनफ्लो आउटफ्लो की बात कराई, कुछ इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग की बात कराई। नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट क्या होता है, कैसे उसकी वैल्यूज़ निकाली जाती हैं। और ये चैप्टर क्लास 12th में भी आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है और CUET में भी बहुत ही वैल्यूएबल है। CUET के 2023 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है, 2023 वाले में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन अकाउंट्स में पूछे गए। 4 क्वेश्चन का मतलब है 4 × 5 दैट इज़ 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन एक अकेले चैप्टर से आए तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे चलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज, बेटे पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड हम जब पे करते हैं तो बिल्कुल सही बात है, देखो डिविडेंड किसको पे करा जाता है, डिविडेंड पे करा जाता है अपने शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स से शेयर कैपिटल के अमाउंट ली जाती है और बदले में उनको डिविडेंड दिया जाता है। तो बेटे डिविडेंड पे करना इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दिस इज द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, बेटे डिविडेंड मिलना, हम कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें डिविडेंड मिलेगा, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, अगर मैं अपने कस्टमर से मुझे कैश मिले तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर आप फिक्स्ड एसेट खरीद लें तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
उसने कहा फाइनेंसिंग का पार्ट कौन है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट आते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज, फाइनेंसिंग बताना है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये वैसे तो नो फ्लो है, ठीक, ये भी नो फ्लो है क्योंकि हमारे पास पैसे तो आ ही नहीं रहे, क्रेडिट रेवेन्यू है। कैश रिसिप्ट फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स, तो बेटे शेयर से, डिवेंचर से जो भी पैसे मिलते हैं किसका पार्ट होता है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। इंटरेस्ट रिसीव आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो बी इज द आंसर। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरी यहाँ तक की बात क्लियर हुई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से कैसे बनाया जाता है, उसके कौन से पॉइंट CUET में हमसे पूछे जा सकते हैं, क्लास 12th में कहाँ हम फोकस करते हैं। देखिए बहुत दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्लास 12th में आप लोग एक सब्जेक्टिव पेपर तैयार करते हैं, वहाँ पर आपको बना कर आना है, लिख कर आना है। यहाँ पर आपको ना तो बना कर आना ना लिख कर आना, यहाँ पर आपको केवल टिक लगा कर आना है। तो यहाँ बस आपको ना चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। और जो CUET का एग्ज़ाम है दैट इज़ एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि सर हमें समझ तो बहुत कुछ आता है, लेकिन जब हम लिखने लगते हैं, जब हम करने लगते हैं तो कभी हम फॉर्मेट भूल जाते हैं, कभी हम रट नहीं पाते, लेकिन हमको समझ बहुत कुछ आता है। तो बेटे ये जो CUET का पेपर है, बिलीव मी दिस एग्ज़ाम कैन चेंज योर डेस्टिनी। ऐसा बच्चा भी अच्छे नंबर ला सकता है जिसे चीज़ें समझ में तो बहुत अच्छे से आती हैं लेकिन वो कर नहीं पाता कई बार, करेक्ट। तो हो सकता है कि वो भी अच्छी खासी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। ओनली 40% मार्क्स चाहिए आपको CUET अपीयर करने के लिए, और 40% मार्क्स तो CBSE ICSE बोर्ड का कोई भी बच्चा ला सकता है बिल्कुल आराम से, करेक्ट। तो रेगुलर आप लोग पढ़ते रहिए, और जो बच्चे हमारे चैनल पर ये क्लास देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप करते रहिए, क्योंकि हमने तैयारी किसकी शुरू कर दी है, हमने तैयारी शुरू कर दी है 2024 की, 2024 की, जिसका CUET का जो एग्ज़ाम है वो होगा अप्रॉक्सीमेटली मई या जून में, मई जून 2024 में। उसकी तैयारी हमने पहले से ही शुरू कर दी है ताकि हम रेगुलर पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा हम CUET की तैयारी करते रहें। जो बच्चे ये सोचकर बैठते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद हम CUET की तैयारी करनी शुरू करेंगे, उनकी अच्छी परसेंटाइल आने के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। आपको कहीं ना कहीं अपना माइंड स्टार्टिंग में ही प्रिपेयर करना होगा कि भाई हमें CUET करनी है, उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा अभी से हम पढ़ते रहें, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नोट्स आप लोग बनाएं, इस क्लास को बार बार देखें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।